वेलकम टू वन बायोलॉजी। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फर्स्ट वीडियो हो चुका है कंप्लीट। अब ये है सेकंड वीडियो। सेकंड वीडियो में हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स का डायग्रामेटिक व्यू एंड फाइनली हम देखेंगे कि लंग्स की लोकेशन क्या है हमारी बॉडी में। तो स्टार्ट करते हैं इसका डायग्राम बनाना। हम लोगों को डायग्राम के अंदर नोज, माउथ, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स सबको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बनाना। देखो ये नोज, माउथ, ये हो गया चिन पार्ट। हो सकता है ड्राइंग इतना क्लियर या इतना अच्छा ना हो, बट हाँ आपको लेबलिंग समझ में आ जाएगी। फाइन। अब ये जो नोज के ऊपर से लेकर डाउन तक हम बनाएंगे, देन माउथ के डाउन पार्ट से यानी कि नीचे वाले पार्ट से लेके यहां तक का पार्ट अभी हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमने क्या बना दिया, नोज। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ऑर्गन। देन ये हो गया क्या आपका माउथ। ये जो मैंने बनाया है पार्ट, जो हम खाना खाते हैं, आपको इतना तो महसूस होता है खाना खाने के बाद कहां से खाना हमारा जा रहा है, तो ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोला जाता है फायरिंग्स यानी कि थ्रोट। ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने लायक है। अब हमें बनाना है क्या, लायरिंग्स एंड ट्रैकिया। ये हो गया हमारा डाउन। ठीक है। अभी इसको हम लोग नहीं देखेंगे। यहां पे मैंने बना दिया दूसरा पाइप। फाइन। ठीक है। ये हो गया क्या हमारा ट्रैकिया। अब आप सोचोगे कि मैंने यहां पर डायरेक्ट ट्रैकिया क्यों बनाया, लैरिंग्स पार्ट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अभी यहां पर हमें एक चीज समझनी है। ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, तो हम खाना खाते वक्त क्या सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं। खाना हम दिन के कुछ पर्टिकुलर टाइम में खाते हैं, लेकिन उस समय भी एयर हमारे अंदर जाती है। तो एयर नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू ट्रेवल करती हुई फायरिंग से यहाँ पर जा रही है। लेकिन अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये भी पता होगा कि हमारा ईसोफेगस भी प्रेजेंट होता है। ये हो गया क्या मेरा या आपका या इसका फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस। अगर मैंने खाना खाया है तो वो फूड पाइप में जाना चाहिए। अगर मैंने खाना नहीं खाया, एयर है, तो वो यहां से विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया में आना चाहिए। लेकिन कभी कभी खाते खाते क्या होता है, ये जो खाना है आपके विंड पाइप में चला जाता है। और अगर विंड पाइप में जाता है तो क्या होता है, आपको बहुत तेज ठसका लगता है। ठसका क्यों लगता है? जो आपकी बॉडी है ट्रैकिया, वो उस पार्ट को नीचे नहीं आने देता खाने को। बहुत तेज खांसी आती है। खांसी आने का मतलब है जो खाना यहाँ पे जा रहा था, जिसको यहाँ जाना चाहिए था, वो उसको ऊपर भेज देता है कि ऊपर जाओ, दोबारा से मिक्स हो जाओ अच्छे से, उसके बाद फूड पाइप में जाना। क्योंकि अगर यहाँ से अंदर चला गया तो यहाँ से कोई स्टमक का जाने का रास्ता नहीं है, उल्टा यहाँ पे लंग्स में जाके वो फंस सकता है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो विंड पाइप है और ये फूड पाइप है, यहाँ पर मिक्सिंग ना हो, यानी कि जो फूड है वो ट्रैकिया में ना जाए, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर दोनों में ओपनिंग होती है। यहाँ पर लगा होता है क्या, एक फ्लैप। जो ट्रैकिया है, विंड पाइप है, उसकी ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। और जो फूड पाइप की ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं गलेट। ठीक है। अब ये ग्लॉटिस क्या है, जस्ट ओपनिंग है। इस तरीके से क्या है, ये ओपनिंग है। अब यहाँ पर चीज ना जाए तो वहां पर ढक्कन तो लगाना पड़ेगा ना, जो हमेशा क्लोज नहीं रहेगा, जो हमेशा ओपन नहीं रहेगा, बस इस पोजीशन में रहेगा कि अगर खाना आता है तो हल्का सा ये क्या होता है, बेंड हो जाता है। पूरी तरीके से ट्रैकिया को बंद नहीं कर देता है, हल्का सा इस तरीके से बेंड होता है कि जिससे खाने को क्या मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए कि तू भाई पीछे वाले फूड पाइप में चला जा, इधर नहीं आना हैगा। तो ये ग्लॉटिस हो गया। इसके ऊपर लगाए तो इसको क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस। फाइन, समझ में आ गया। जब ये ग्लॉटिस पार्ट आ जाता है, उसके बाद नीचे प्रेजेंट होता है कौन, लारिंग्स यानी कि साउंड बॉक्स। यहां पर प्रेजेंट होता है क्या, साउंड बॉक्स। तो इतना कंप्लीट यहां तक समझ में आ गया। अभी ये वाला पार्ट हम लोग के कुछ काम का नहीं है, बस समझाने के लिए कि फूड पाइप भी होता है, विंड पाइप भी होता है। ये हो गया क्या आपका यहाँ पर ट्रैकिया। यहां तक हो गया क्लियर, विंड पाइप आ गया। अब ये ट्रैकिया क्या करेगा, डिवाइड होगा, स्प्लिट होगा दो पार्ट में। क्यों? क्योंकि आपके पास लंग्स कितने होते हैं, 2 होते हैं।
तो यहाँ पर दो पार्ट बनने के लिए ये पाइप को दो जगह डिवाइड होना पड़ेगा। ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से दो जगह डिवाइड। अब यहाँ पर समझने वाला पॉइंट क्या है, जो ये ट्रैकिया है जो डिवाइड हो रहा है टू पार्ट्स में, और इस दोनों पार्ट को बोलते हैं क्या, ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोंकाई। इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन कहने का मतलब अगर हम कंपेयर करें, ये आगे का पार्ट है। आपको पता है हमारी बॉडी के पीछे क्या होती है, हड्डी, रीढ़ की हड्डी होती है, सुना है ना, रीढ़ की हड्डी, बड़ी सी हमारी जो लंबी सी गर्दन से लेके पूरी पीछ के पीछे बैक तक जाती है, रीढ़ की हड्डी होती है ये। क्या रीढ़ की हड्डी एक सिंगल हड्डी होती है, उसमें और कुछ नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। उसमें क्या होती है, सिलेंडर शेप की बोन्स लगी होती है, कुछ इस तरीके से, इस तरह से उसको पकड़ के रखती है, अच्छे से उसको सपोर्ट देती है, ये सिलेंडर शेप की बोन्स होती है। अब आप सोचोगे ये वाला डायग्राम हम इसमें क्यों समझ रहे हैं, वो इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, जहां पे ट्रैकिया दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है, इसको हम कंसिडर करेंगे यहां से, कि यहां हम पहले काउंट करेंगे, जो स्पाइन है हमारी, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन है, यहाँ पर जो बोन्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, ये सारी कौन से नंबर की वर्टिब्रेट आती है पीछे। अगर हम यहाँ से एक एरो घुसाते हैं तो कहाँ पर आके रुक रही है, वहां पे हम काउंट करेंगे। यानी कि हम एक आइडिया लेंगे कि पीछे से, अगर हम बोलते हैं कि पीछे से कौन सी वाली हड्डी पे आकर ट्रैकिया हमको मिलेगा, तो हमें कहाँ मिलेगा, 5T पे। ये 5T क्या है, जो ये बैकबोन होती है, इसमें बहुत सारी ये बोन्स लगी हुई है सिलेंडर शेप की, इनको बोलते हैं वर्टिब्रेट। तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया। ये आपकी लोअर बैक हो गई, ये मिडिल हो गई, और ये आपकी यहाँ नेक गर्दन के पास वाला एरिया हो गया, जो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ की जितनी बोन्स होती हैं, इनको बोलते हैं क्या, सर्वाइकल बोन्स। क्या बोलते हैं ये, सर्वाइकल वर्टिब्रे, ठीक है। और जो उसके नीचे वाली यानी कि मिडिल बैक में जो होती है, उसको बोलते हैं क्या, थोरैसिक वर्टिब्रे। और जो सबसे नीचे लोअर बैक साइड में होती है, जो बोलते हैं ना कमर में दर्द हो रहा है, कमर की हड्डी में दर्द होता है, वो ये होता है, कौन सा होता है, लंबर। इसको बोलते हैं लंबर, CTL, ठीक है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए। तो जो ये वाली हड्डियां हो गई या वर्टिब्रे हो गया, उसको हम क्या बोल देते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रे हो गई। तो इसका हम नाम दे देते हैं 1, C1, जो इस हड्डी का नाम। तो ये कितनी है, ये है C7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह की 7 बनी है। थोरैसिक वर्टिब्रे कितनी है टोटल, 12, यानी कि 12, 1 से लेके 12 तक की है। और लंबर कितनी है, जस्ट 5, 7, 12 एंड 5। तो ये हो गई कैसी, 5। तो इसका नाम हो जाएगा L1 से लेके L5। ये हो गई आपकी T1 से लेके T12, और ये हो गई C1 से लेके C7। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 5T, या यहाँ पे आप लिख सकते हो T5, इस तरीके से। यानी कि 5th नंबर की जो थोरैसिक वर्टिब्रे है आपकी पीछे, अगर मैं यहां से इस मार्कर को इस तरह से एरो बनाऊं, तो आगे जाके अगर मुझे लंग्स मिलता है, तो सीधा जाके कहाँ पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा मुझको 5T पर। यानी कि इसके पीछे से अगर मैं यहाँ मार्कर डाल दूं, तो कहाँ जाके निकलेगा, 5th नंबर पे आके वहां पे पॉइंट लग जाएगा। तो ये 5T पर एक लोकेशन के लिए जस्ट समझना है हमको, ट्रैकिया क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है 2 ब्रोंकाई में। अगर मैं एक की बात करूं तो इसको बोलेंगे ब्रोंकस, ये 2 में होता है तो इसको बोलते हैं क्या, ब्रोंकाई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे हम ये थोरैसिक का मीनिंग भी देखेंगे कि थोरैसिक का मतलब क्या होता है, क्योंकि आगे चल के आपको थोरैसिक वॉल्यूम, थोरैसिक चैम्बर, थोरैसिक प्रेशर, ये सब वर्ड सुनने को, देखने को, समझने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, ये जो ब्रोंकाई है। अब क्या होगा, ये ब्रोंकाई केवल क्या ब्रोंकाई तक आएगा, नहीं। अब ब्रोंकाई से डायरेक्ट लंग्स नहीं बनेंगे। अब ब्रोंकाई क्या करेगा, अगेन डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड, कंटिन्यू डिवाइड करेगा। ये इस तरीके से एक डिवीजन हो गया, और इसको बनाते हैं वैसा। ये हो गया दूसरा डिवीजन, ये हो गया आपका तीसरा डिवीजन। इस तरीके से ये और 3 बार डिवाइड होगा। तो इसका नाम कैसे हम रख देंगे, ब्रोंकाई था, ये ट्रैकिया यहाँ पे पहली बार डिवाइड हुआ, तो ये हो गया क्या, प्राइमरी ब्रोंकाई। अब यहाँ पर ये दूसरी बार डिवाइड हो रहा है, तो ये हो गया क्या, सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर ये यहाँ पर डिवाइड हो गया, ये हो गया क्या, टर्शरी ब्रोंकाई। और फिर ये छोटे छोटे से फिर से डिवाइड हो जाते हैं, इनको बोलते हैं क्या,
टर्मिनल, बिल्कुल टर्म लास्ट में आ गया। टर्मिनल मतलब क्या होता है? लास्ट में आ जाना। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। और इन्हीं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स पे क्या लगे होते हैं? एल्वेलाई लगे होते हैं। आगे हम देखेंगे क्या होते हैं एल्वेलाई। मैं ऐसे कुछ बना देती हूँ, जैसे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नोज है, माउथ है, यहाँ पे 2 नॉस्ट्रिल्स है, यहां से एयर जाती है फायरिंग्स से होते हुए। ठीक है, अब फायरिंग्स भी कैसे? नोज के पीछे वाला अलग होता है, माउथ के पीछे वाला ओरोफायरिंग्स होता है, वो डिफरेंट है। ठीक है, अब ये यहाँ से कॉमन एयर हमारी आ रही है कि फूड पाइप में नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी? ट्रैकिया में। ट्रैकिया में आने से पहले इसको क्या मिलेगा? ग्लॉटस मिलेगा। और कौन मिलेगा? यहाँ पे साउंड बॉक्स मिलेगा, यानी कि आपको लैरिंक्स मिलेगा। ट्रैकिया में आने के बाद में ब्रोंकाई में जाएगी, प्राइमरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई में, टर्शरी ब्रोंकाई में, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में, फाइनली कहाँ आ जाएगी? आपकी एल्वेलाई के अंदर। अब हम क्या देखेंगे? लंग्स को। उससे पहले एक और चीज देखेंगे, क्या? रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सी रिंग्स के बारे में। सी रिंग्स क्या होती हैं? सी रिंग्स, तो यहाँ पे सी का फुल फॉर्म है कार्टिलेजिनियस रिंग। मतलब वो रिंग्स जो कार्टिलेज की बनी होगी। अभी तक जो हम बात कर रहे थे ट्रैकिया, ये सब क्या है? बोन्स है, लेकिन इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाई गई है? यहाँ पर रिंग्स लगी हुई है। ये सी रिंग्स लगी हुई है। रिंग कैसी है? ये सेमी सर्कल है, कंप्लीट रिंग नहीं है। नाम सी रिंग है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। कैसी? आधी, बस इस तरीके से आगे से पकड़ी हुई है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? ये रिंग्स पूरी यहां तक नहीं आ रही है। ये रिंग्स क्या करते हैं? ज्यादातर आप यहां तक बना के छोड़ देते हो, नहीं, ये रिंग्स जो है प्राइमरी ब्रोंकाई तक भी है। प्राइमरी ब्रोंकाई को भी रिंग्स मिल रही होंगी। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी ब्रोंकाई पे रिंग्स नहीं है। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको यहां तक का। अब हम बात करेंगे किसकी? लंग्स की। तो ये जो पार्ट है आपका, ये प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शरी, टर्मिनल और एल्वेलाई, और ये यहाँ का ट्रैकिया वाला पार्ट अलग है। ये वाला पार्ट पैक है किसमें? लंग्स में। किसमें पैक है? लंग्स में। लंग्स कितने हैं हमारे पास? पेयर, 1 पेयर ऑफ लंग्स। 1 पेयर ऑफ लंग्स, यानी कि पेयर मतलब 2, तो एक ये लंग हो गया, एक ये लंग हो गया। थोड़ा बड़ा छोटा बन गया है, वैसे दोनों इक्वल होते भी नहीं है, थोड़े बहुत बड़े छोटे होते हैं, बट इतना बड़ा छोटा नहीं होता है। तो ये हो गया क्या? आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट का डायग्रामेटिक व्यू। ठीक है, नोज, माउथ, फायरेक्स हो गया, लैरिक्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई। ठीक है, और ये पूरा क्या किसमें पैक है? आपके 2 लंग्स के ऊपर। रिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है? कार्टिलेजियस रिंग्स ट्रैकिया में प्रेजेंट है, प्राइमरी ब्रोंकाई में प्रेजेंट है। अब हमको क्या देखना है यहाँ पर? इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट हम लोगों को देखना है, किसके बारे में? एल्वेलाई के बारे में। ये क्या चीज है? देखो, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर समझेंगे इसका फंक्शन। पहली बात, ये एल्वेलाई जो है वो क्या है? बैग लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? एक बैग है, मान के चलो यहाँ पे छोटे छोटे से बैग्स लगे हुए हैं। अगर बैग लाइक स्ट्रक्चर है तो बैग का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ पर्टिकुलर शेप होता है बैग का? बैग का कोई शेप नहीं होता है, क्योंकि थैला मतलब ही यही होता है, उसमें जैसा आप आइटम डाल दोगे वो वैसा शेप ले लेगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इररेगुलर। तीसरा पॉइंट है इसका, एल्वेलाई जो होते हैं वेस्कुलर इन नेचर होते हैं। वेस्कुलर का मतलब क्या है? आप लोग एग्जाम के लिए याद कर लेते कि हाँ, एल्वेलाई जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इररेगुलर है, वेस्कुलर इन नेचर है। उसका मीनिंग समझो। वेस्कुलर का मतलब क्या हुआ? यानी कि इसके पास कुछ वेसल्स हैं। वेसल्स का मतलब क्या? हिंदी में हम बात करें तो वेसल्स का मतलब होता है बर्तन। बर्तन वो होते हैं जिसमें आप कुछ चीज रख सकते होगे। अगर बर्तन को नाम दिया गया पर्टिकुलर, तो उसमें आप कुछ चीज रखी जा सकती है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? वेस्कुलर मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर एल्वेलाई के पास में ब्लड को आना है कुछ काम के लिए, या मान के चलो एक्सचेंज ऑफ गैस करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, तो इसके पास में कुछ होना चाहिए ना। तो एल्वेलाई जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से। इसके पास में से क्या गई है? कुछ कैपिलरीज गई हुई है या ब्लड वेसल्स गई हुई है जिसमें ब्लड फ्लो करता है। तो एल्वेलाई का ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बारे में बात करते हैं, क्या फंक्शन क्या है एल्वेलाई का? फंक्शन ये है, फंक्शन समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये एयर बाहर प्रेजेंट है,
हमने क्या करी, इनहेल करी, इनहेलेशन प्रोसेस किया, नोज माउथ के थ्रू फायरेक्स से होते हुए गई, ग्लॉटिस से होते हुए, लैरिंक्स से होते हुए, फिर ट्रैकिया में आ गई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे आने के बाद एल्वेलाई के अंदर कौन आ गई आपकी, एयर। यहां पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ये जो एल्वेलाई होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल थिन, यहाँ पर इसकी जो ये मेम्ब्रेन है बहुत पतली होती है, इसके अंदर क्या है, एयर है, तो इसके पास क्या है, ऑक्सीजन, और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, तो यहां से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, और ये क्या ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। तो यहाँ पे हो गया क्या, एक्सचेंज। तो एग्जैक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो ब्रीथिंग प्रोसेस में होता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो कंपोनेंट्स का सबसे फाइनल एल्वेलाई पार्ट होता है, वहां पर होता है। अब आप सोचोगे, एल्वेलाई ने ऑक्सीजन दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तो ऑक्सीजन वो किसको देगा और कार्बन डाइऑक्साइड किससे लेगा, वो लेगा किससे, ब्लड से। तो इसके पास में क्या होता है, ब्लड यहाँ पर आता है। अब ब्लड ऐसे ही आ जाएगा क्या, ब्लड भी पानी की तरह है, पानी भी को रखने के लिए भी वेसल चाहिए, तो यहाँ पर भी कुछ ब्लड वेसल्स इस तरीके से मूव करती हैंगी, जिसमें ब्लड मूव करता है। और ब्लड के पास में क्या होता है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो भी देने के लिए रेडी होता है कि ले लो, मुझे मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड की मुझे जरूरत नहीं है। एल्वेलाई उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, फिर से वो क्या करता है, एल्वेलाई कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्शियरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, प्राइमरी, ट्रैकिया होते होते उल्टा बाहर एक्सहेलेशन हो जाता है। तो एयर तो अंदर गई, यहाँ पे ऑक्सीजन केवल अंदर गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो गई। तो ये प्रोसेस क्या हो गया आपका, ब्रीथिंग का कंप्लीट। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, जो हमने ये लंग्स पार्ट बनाया है यहाँ पर, ये जो लंग्स है ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये जो लंग्स है ये अगेन डबल मेम्ब्रेन है। कैसा मेम्ब्रेन है ये, डबल। तो एक आउटर होगी, एक इनर होगी, तो इसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्या, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, और अंदर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। फाइन, आउटर है, इनर है, बाहर अंदर, तो बीच में भी कुछ होगा। जब आउटर इनर वर्ड आ जाता है मेम्ब्रेन में, तो समझ लो उसके बीच में कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, इसीलिए आउटर इनर को इतना ज्यादा स्पेशलिटी दी गई है। तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो सिंपल सी बात है, प्लूरल नाम है दोनों मेम्ब्रेन का, तो उसकी फ्लूइड का नाम क्या हो जाएगा, प्लूरल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड के बारे में बात करिए चैप्टर में, तो उसका कोई फंक्शन होगा, अगर कोई फंक्शन नहीं होता, कुछ काम का नहीं होता ये फ्लूइड, तो इसके बारे में बात नहीं करते। ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, ये प्लूरल फ्लूइड लंग्स के फ्रिक्शन को कम करता है। क्या करता है, फ्रिक्शन को कम। अब आप सोचोगे फ्रिक्शन वर्ड कहां से आ गया लंग्स के अंदर, देखो एयर अंदर जाती है, तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स क्या होते हैं, मूव होते हैं, और ये एयर लेना यानी कि ब्रीथिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होता है, जैसे ही आप पैदा होते हो आपका ब्रीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और ये कब बंद होता है, डेथ होने पर ही बंद होता है। इसका मतलब अगर आप खाना नहीं खाओ तो जिंदा रह सकते हो कुछ दिन, अगर आप नहीं पानी पियोगे तो भी जिंदा रह सकते होगे, अगर आप नहीं सोओगे तो भी कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हो। लेकिन अगर सांस नहीं लोगे कुछ मिनटों तक, वो बात अलग है, जो लोग प्रैक्टिस करके कई मिनटों तक सांस को रोकते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं ना उसको, तो इसीलिए ब्रीथिंग प्रोसेस कैसा है, कंटिन्यू प्रोसेस है, कंटिन्यूस चलता ही रहता है वो। तो कंटिन्यूस चलता रहेगा तो ये लंग्स कैसे होते हैं, एक्सपैंड होते रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे करते करते एक टाइम के बाद क्या होगा, ये खत्म हो सकता है, खराब हो सकता है। इसको बचाने के लिए ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण जिसको बोलते हैं, आप सोचोगे कि इसमें फ्रिक्शन किसका होगा, ये लंग्स हो गए, ऊपर तो कुछ नहीं है, आपके लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन अब कभी सोचो, दिमाग लगाओ, ये जो लंग्स है हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। आपने कभी देखा है रिब्स के बारे में सुना है, छोटे छोटे बच्चे जब 5-6 साल के बच्चे होते हैं, अगर वो नहाने जा रहे होते हैं, आप उनके ऊपर की टी शर्ट उतार दो तो बोलते हैं ना बहुत पतला हो गया बच्चा, क्या दिखने लगती है, हड्डियां दिखने लगी है। कहाँ की हड्डी दिखती है, गाल की दिखती है, हाथ की हड्डियां दिखती है, पांव की हड्डियां दिखती है, नहीं, हम देखते क्या, पेट के ऊपर वाले हिस्से की हड्डी देखते, साइड में, बोलते ना पसली दिखने लगी है, बहुत पतला हो गया है।
तो वो पसलियां ही, ये जो रिब्स होती हैं वो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। आगे हम देखेंगे कि ये पूरे लंग्स को और कौन कौन प्रोटेक्ट करके रखता है। तो वो प्रोटेक्ट करके रखी है। पीछे से भी हमारी स्टेरनम लगी हुई, सॉरी आगे से स्टेरनम है, पीछे से बैकबोन है। तो ये बार बार एक्सपैंड इस तरीके से करेंगे तो फ्रिक्शन तो होगा और यहाँ पर कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स आ सकते हैं। उसको बचाने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड होता है। कहाँ पर? ये जो लंग्स होते हैं इसकी मेम्ब्रेन के बीच में। तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ लंग्स को किस तरीके का, डबल मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है आपका, फ्लूइड प्रेजेंट है। तो ये पार्ट क्या हो गया आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरे कंपोनेंट्स हो गए, डायग्रामेटिक व्यू हो गया, किस तरीके से एयर आएगी, किस तरीके से एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ पर, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे क्या, ये वाले पार्ट की बात नहीं करेंगे। आगे जो डिटेल ब्रीथिंग हम पढ़ेंगे वो हम ये वाला पार्ट देखेंगे। सिंपल सा एक एल्वेलाई को उठा लेंगे, बड़ा सा एल्वेलाई बना लेंगे और फिर देखेंगे वो एल्वेलाई के पास में एयर आ गई। ये सब पार्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि हाँ ये कहाँ से होते हुए एयर आई है। फिर हम देखेंगे किस तरीके से ब्लड और एल्वेलाई के बीच में एक्सचेंज होगा। अब एक और पॉइंट क्या रह गया आपका, लोकेशन ऑफ लंग्स। अब ये जो लंग्स की लोकेशन है, जैसे कि पहले मैंने यहाँ पे ट्रैकिया का बताया था, ट्रैकिया डिवाइड हो रहा था तो इसके बारे में हमने बोला था ना 5T या T5, जो पीछे थोरैसिक वर्टिब्रे, उसकी 5वें नंबर की थोरैसिक वर्टिब्रे जब आती है तो वहीं पर आगे की तरफ में ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है। उसी तरीके से जो लंग्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर चारों तरफ से प्रोटेक्ट होते हैं। अगर चारों तरफ से प्रोटेक्ट है तो 4 जगह के नाम होंगे जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन चाहिए कि हम अगर इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हमारा भी नाम आना चाहिए। तो हम नेक्स्ट देखेंगे क्या, लोकेशन ऑफ लंग्स हमारी बॉडी में कहाँ पर है। इसको समझने के लिए एक पॉइंट समझो, क्या देखो यहाँ पर मैं एक बहुत रफ सा डायग्राम बना रही हूंगी। ये हो गया हेड, ठीक है, ये हो गई नेक, ये हो गया हमारा एक बॉडी पार्ट, ठीक है, जिसमें आ गया आपका क्या, शोल्डर्स आ गए, स्टमक आ गया, और ये हो गया आपका क्या, लोअर बॉडी पार्ट हो गया, ये हो गए हैंड्स। आप सोचोगे डायग्राम तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि हमें इसमें जो समझना है उसके लिए डायग्राम उतना अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये जो पार्ट होता है शोल्डर से लेके इतना पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल चेस्ट पार्ट बोलते हैं, ठीक है। चेस्ट के पार्ट क्या, नीचे पार्ट में क्या आता है, जहां पे हमारा स्टमक होता है और ये पार्ट नेवल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं क्या, एब्डोमिनल पार्ट या एब्डोमिन बोलते हैं, एब्डोमिनल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और उसके वाले नीचे पार्ट को हम बोलते हैं क्या, पेल्विक पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, ओनली चेस्ट पार्ट के बारे में क्या समझना है। हम लोग चेस्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहां पर वर्ड यूज होता है क्या, थोरैसिक। अब समझ में आया थोरैसिक वर्ड का मतलब, चेस्ट पार्ट को हम बोलते हैं थोरैसिक। तो आपके जो लंग्स है वो कहाँ वाले एरिया में, चेस्ट पार्ट में, तो इट मीन्स कौन से पार्ट में, थोरैसिक पार्ट के अंदर है। तो आगे हम जो पढ़ेंगे कि थोरैसिक चैम्बर के अंदर, यानी कि ये जो लंग्स है पूरे, ये पूरा चेस्ट पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या, चैम्बर, और इसको चेस्ट चैम्बर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, थोरैसिक चैम्बर। थोरैसिक चैम्बर के अंदर कौन है, हमारा लंग्स बैठा हुआ है। यही केवल इतनी सी लोकेशन नहीं है, अभी मैंने ये इसलिए बनाया था केवल थोरैसिक वर्ड को समझने के लिए। इससे पहले हमने पल्मोनरी वर्ड समझा था, इसका मतलब होता है लंग्स यानी पल्मोनरी, और ये चेस्ट पार्ट को हम क्या बोलेंगे, थोरैसिक यानी कि चेस्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फिर से एक बार एक डायग्राम बना रही हूंगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए, ठीक है। ये हो गया एक डायग्राम, ये हो गई आईज जैसा भी है। अब देखो यहां पर मैंने एक बना दिया क्या, ये क्या हो गया, एक फ्लावर, ठीक है। पीछे मैंने क्या बना दिया, एक ट्री, ठीक है। तो आपको इसमें से देख के क्या समझ में आ रहा है, ये मैंने क्यों बनाया होगा। सिंपल, देखो ये फ्लावर, ये XYZ है, ठीक है। XYZ के सामने क्या है, फ्लावर है, सामने कौन है, फ्लावर, पीछे कौन है, ट्री। तो मैं यहाँ पे एक बार हिंदी में ऐसे लिख देती हूँ, सामने, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या हो गया, पीछे, ठीक। लेकिन जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे या आप आगे मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, आपने डॉर्सल वेंट्रल वर्ड कई बार सुना होगा, लीफ में भी डॉर्सली, अबैक्सियल, अडैक्सियल, ये वाले वर्ड्स भी आते हैं जब हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं।
तो डॉर्सल और वेंट्रल में बहुत कंफ्यूजन होता है। हमेशा याद रखो, अगर आपको मुंह पर कोई बोल रहा है कुछ अच्छी बात या बुरी बात बोल रहा है तो वो हो गई कैसी बात, वेंट्रल। ठीक है, सामने कौन है, छोटा सा फ्लावर रखा हुआ है, वेंट्रल पोजीशन में इस लड़की या लड़के या XYZ के वेंट्रल में क्या है, फ्लावर है। पीछे कौन है, ट्री। अगर पीठ पीछे किसी ने कुछ गलत बात बोल दी, पीठ पीछे चुगलियां कर दी, तो वो क्या हो गया, डॉर्सल। तो आप ऐसे याद रखो, डॉर्सली चुगलियां होती हैं, क्योंकि पीठ पीछे ही चुगलियां होती हैं, सामने तो होता नहीं है। सामने क्या होता है, क्रिटिसिज्म होता है। तो वेंट्रल आपको क्रिटिसिज्म देगा, डॉर्सल आपको चुगलियां देगा। तो ये बात समझ में आ गई। अब आप सोचोगे कि ब्रीथिंग प्रोसेस में क्या मतलब है, तो इसका ब्रीथिंग से ये मतलब है, अगर मैं इस जो भी ये है XYZ के यहां पर मैं अगर लंग्स बनाना चाहूं, ठीक है, ये मैंने 2 लंग्स बना दिए हैं, ये ट्रैकिया हो गया, ये ब्रोंकाई हो गया। ठीक, तो ये लंग्स वेंट्रली इसको कोई प्रोटेक्ट करेगा, डॉर्सली भी कोई प्रोटेक्ट करेगा, सामने से भी कोई प्रोटेक्ट करेगा, पीछे से भी कोई प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ये समझाने के लिए केवल मैंने इतना बनाया था कि वेंट्रल और डॉर्सल का मतलब क्या होता है। अब कौन प्रोटेक्ट करेगा उसका नाम भी पता होना चाहिए। वेंट्रली लंग्स को प्रोटेक्ट करती है कौन, स्टेरनम। स्टेरनम क्या होती है, स्टेरनम होती है हड्डी, यानी कि बोन। एक सिंगल नहीं होती है, कुछ 3 बोन, इस तरीके से नहीं, 3 बोन कुछ इस तरीके से रहती हैंगी। एग्जैक्टली मतलब 3 होती है, ये शेप नहीं होता, उनका थोड़ा डिफरेंट शेप होता है। बस इतना याद रखो कि स्टेरनम 3 बोन से बनी होती हैगी। ये तीनों बोन आगे प्रेजेंट होती है, हमारे आगे। अगर आप छू के देखोगे अपने आगे तो आपको स्टेरनम पता चलेगी। ये स्टेरनम क्या है, वेंट्रली स्टेरनम से प्रोटेक्ट होता है कौन, लंग्स। तो कैसे क्वेश्चन बन सकता है, या आप कभी भी सोचो, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, लंग्स आर प्रोटेक्टेड वेंट्रली बाय डैश, किससे, तो वेंट्रल का मतलब ही नहीं पता है, प्रोटेक्ट मतलब पता है, प्रोटेक्ट मतलब होता है लंग्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है। अब वेंट्रल का मतलब क्या है, ऊपर नीचे आगे पीछे क्या है, वेंट्रल का मतलब है आगे से, सामने से कौन उसको बचा रहा है, तो स्टेरनम बचा रहा है उसको। ठीक है, अब पीछे से भी लंग्स को कोई बचाएगा, क्यों बचाएगा ये भी सोचो। ऑब्वियसली बात है, लंग्स ब्रीथिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रीथिंग पैदा होने से लेकर जब तक मरोगे नहीं तब तक ब्रीथ तो करते ही रहना पड़ेगा ना, तो उसको बचाना बहुत जरूरी है लंग्स को। तो पीछे से यानी कि डॉर्सली इसको प्रोटेक्ट करता है कौन, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जो पीछे वाली हमारी रहती हैगी, वो पीछे से इसको प्रोटेक्ट करती है। आगे से स्टेरनम, पीछे से ये, अगर ये वाला डायग्राम की हम बात करें तो यहाँ आगे 1 2 3 हड्डी स्टेरनम वेंट्रली प्रोटेक्ट कर रही है, और पीछे से इसको डॉर्सली कौन, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी इसको प्रोटेक्ट कर रही है। अब बात करते हैं, तो आगे से पीछे की बात हो गई। अब इसको साइड से, हमारे साइड से कौन लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साइड से प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखो मैं बनाती हूँ दूसरे कलर से, ये रिब्स जो पूरी पीछे तक नहीं जाती है, ये भी सेम कार्टिलेज रिंग की तरह ही, जैसे वो सेमी सर्कल होता है, ये उस तरीके होती है, जिसको बोलते हैं ना पसलियां होती हैं। पसलियां अलग होती है, वो मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होते हैं, बट हाँ वहां पर आप हड्डियों को काउंट कर सकते हो, महसूस करके आप काउंट कर सकते हो, वही हड्डियों को रिब्स बोलते हैं। और ये रिब्स क्या करती हैं, ये भी लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो अभी हमने क्या देख लिया, लंग्स को, रुको इसको मैं यहाँ पर इरेज कर देती हूँ, ये हमारा मैंने यहाँ पे लिख दिया लंग्स। ठीक है, इसको कोई वेंट्रली प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई डॉर्सली पीछे से प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, देन साइड से यानी कि लैटरल, लैटरल यानी कि साइड से भी कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, और कोई डाउन बॉटम से भी प्रोटेक्ट करेगा, वो हम बाद में देखेंगे। तो वेंट्रली कौन प्रोटेक्ट कर रहा है इसको, वेंट्रली प्रोटेक्ट कर रहा है स्टेरनम आगे से। ठीक है, डॉर्सली पीछे से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, लैटरली साइड से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, रिब्स। अब लास्ट बात करते हैं किसकी, लास्ट है हमारा नीचे से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, बॉटम से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है हमको, यहां डाउन लिख देती हूं, या बॉटम से डायफ्राम। अब ये डायफ्राम क्या है,
डायफ्राम ऐसा डोम शेप स्ट्रक्चर है, डोम शेप का ऐसा स्ट्रक्चर है जो नीचे से लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहेगा। और ये डायफ्राम हेल्प भी करता है ब्रीथिंग प्रोसेस में, प्रोटेक्शन के साथ साथ वो ब्रीथिंग में भी हेल्प कर रहा है। उसका डिटेल फंक्शन हम आगे वीडियोस में देखेंगे। जब जैसे इनहेलेशन होता है, हम सांस लेते हैंगे तो हमारे लंग्स फूल जाते हैं और हमारा जो साइज होता है आगे थोरैसिक कैविटी का, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो कौन इंक्रीज कैसे हेल्प होता है, ये जो डोम शेप है ना, डोम शेप मतलब होता है कुछ इस तरीके से, डोम बोलते हैं। जब जैसे इनहेल करते हैं हम ये तो फ्लैट हो जाता है, जैसे अगर ये नीचे हो जाएगा, अगर ये चीज नीचे हो गई तो यहाँ पे जगह बच जाएगी ना, तो यहाँ पर एयर को आने में लंग्स में हेल्प मिलेगी, लंग्स भी एक्सपैंड कर पाएंगे। तो ये क्या पार्ट हो गया आपका, लोकेशन ऑफ लंग्स हो गया। लोकेशन ऑफ लंग्स कहाँ पे हो गई, थोरैसिक कैविटी के अंदर हो गई, आपके चेस्ट पार्ट के अंदर, फाइन। अब उसको प्रोटेक्शन कौन, वेंट्रली, डॉर्सली, लैटरल और डाउन से कौन कर रहा है। तो मेन था आपका ये समझाना कि वेंट्रल किसको बोलते हैं, डॉर्सल किसको बोलते हैं, लैटरल रिब्स तो सबको पता होता है। अब लास्ट पॉइंट समझते हैं इस वीडियो का, वो है थोरैसिक कैविटी एंड पल्मोनरी कैविटी। सिंपल सी बात है, थोरैसिक वर्ड हम यूज कर रहे थे चेस्ट के लिए, तो अगर हमारा ये वाला पार्ट चेस्ट एरिया हो गया, ये नेक एरिया हो गया, इधर ये माउथ वाला सॉरी फेस वाला एरिया हो गया, तो ये हो गई क्या आपकी थोरैसिक कैविटी। पल्मोनरी कैविटी, पल्मोनरी वर्ड का किससे कनेक्शन है, लंग्स से, तो यहाँ पर ही तो हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ये हो गए हमारे लंग्स प्रेजेंट। तो हमने ये क्यों पढ़ा दोनों चीजें, आगे हम देखेंगे, आगे वीडियोस में जब डिटेल में पढ़ेंगे। थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हो गई, क्या हो गई, थोरैसिक कैविटी इंक्रीज, तो ये इंक्रीज होगी तो पल्मोनरी कैविटी क्या होगी, डिक्रीज या इंक्रीज, इंक्रीज होगी, क्योंकि ये इसके अंदर प्रेजेंट है। ये एक्सपैंड करेगा तो इसको भी जगह मिल जाएगी, ये भी एक्सपैंड कर जाएगा। अगर पल्मोनरी कैविटी कम हो जाएगी तो थोरैसिक कैविटी भी कम हो जाएगी। अगर मैं ये डायग्राम नहीं बनाती और तब आपको बोल देती, या थोरैसिक और पल्मोनरी का आपको मतलब ही नहीं पता, मान के चलो आपको नहीं पता थोरैसिक का मतलब क्या होता है, पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, और आपके सामने एक लाइन रख दी सिंपल सी, व्हेन थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली पल्मोनरी कैविटी आल्सो इंक्रीजेस। तो क्या समझ में आता आपको, कुछ भी समझ में नहीं आता कि थोरैसिक कैविटी कहाँ, पल्मोनरी कैविटी कहाँ, कौन इंक्रीज हुआ। सिंपल है, बड़ी सी थोरैसिक कैविटी है, उसके अंदर पल्मोनरी कैविटी, लंग्स बैठे हुए हैं, थोरैसिक बढ़ेगा तो पल्मोनरी कैविटी भी बढ़ जाएगी, दोनों कम हो जाए, बड़ा वाला कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा, बड़ा होगा तो वो भी बड़ा हो जाएगा। तो केवल इतना सा पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 3 के अंदर आपको क्या मिलेगा देखने को, ब्रीथिंग प्रोसेस डिटेल में पूरा मैकेनिज्म हम समझेंगे।